हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और मैंने आपको इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लास्ट लेक्चर में बताए थे। हमारा लास्ट एक टाइप रह गया था जिसको हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन। और इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई भी ग्रुप या एटम अपनी पोजीशन बदल सकता है, तो उससे उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया है, यानी सिग्मा बॉन्ड का एक डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है, सिग्मा बॉन्ड का चेंज होता है। तो इसमें देखिए, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन हमने लिया है और इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है और ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, तो दैट इज़ द डिफरेंट कंपाउंड, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। तो इस तरह से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो ये इस तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल इसमें दिखाए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इस चैप्टर का आता है, एनर्जी कंसंट्रेशंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको पता है कोई भी एक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी दो अभिकारक अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स, तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो उस स्थिति में आपको मालूम है कि एक हीट ऑफ जो नेट रिएक्शन होता है, यानी कोई भी अभिक्रिया विदाउट एनर्जी कंसिडरेशंस पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस अभिक्रिया में बॉन्ड का टूटना ज़रूरी होता है और बॉन्ड्स का बनना आवश्यक होता है। तो बच्चों, आपको पता है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। कुछ कंपाउंड्स ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं, बॉन्ड उनका वीक होता है, तो वो कम एनर्जी देने पर ही टूट जाते हैं। और कुछ कंपाउंड्स जैसे सिग्मा बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कम ऊर्जा देने पर ही टूट जाते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और बॉन्ड जब बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने पढ़ा है हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम डेल्टा एच से बताते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा माइनस बॉन्ड बनने में निकली हुई ऊर्जा, यानी एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग और एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो दैट इज द टोटल एनर्जी चेंज इन द होल रिएक्शन। तो ये एनर्जी चेंज जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा हमारी जो है वो कम दी गई और एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है बॉन्ड बनने के बाद, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये आपको मालूम है। और अगर बॉन्ड तोड़ने में हमने ज़्यादा ऊर्जा दी है और रिलीज होने पर कम निकली है, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये जो है ये थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें साम्य होता है, रिएक्शंस में साम्यावस्था पे होते हैं, रेट कांस्टेंट भी आपने पढ़ा हुआ है। हम इसमें आज पढ़ेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में कोई भी अभिक्रिया, क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म में एक अभिक्रिया एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो सकती है। तो अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग एनर्जी कंसंट्रेशंस होते हैं। हर अभिक्रिया में बॉन्ड बनते हैं, हर अभिक्रिया में बॉन्ड टूटते हैं। तो हर अभिक्रिया की अपनी डेल्टा एच एक होगी कि हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ी वो, और उसका जो बॉन्ड बनता है नया उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई, फिर हम उसका टोटल जो सम अप करते हैं लास्ट में जब हमारा फाइनल रिएक्शन निकल के आता है। तो इस तरह से हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हर डिफरेंट स्टेप्स हैं किसी भी अभिक्रिया के, वो अलग अलग रेट से होते हैं, यानी अभिक्रिया की दर सबकी अलग होगी। तो जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया है ए और बी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। एक्टिव मास क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह पार्ट जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी इक्विलिब्रियम अभिक्रिया जो हम निकालते हैं उसमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है एक्चुअल पार्ट, दैट इज द एक्टिव मास। इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से हम दिखाते हैं। आपने शुरू में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें ये देखा होगा कि हम एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। ये प्रोडक्ट इसका दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसको हमने इक्वेशन को जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। तो के इज ए रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इसमें देखेंगे सबकी, और हम ये देखेंगे कि हर रिएक्शन की अपनी डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और जो स्लो रिएक्शन होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। फास्ट रिएक्शन से हम रेट अभिक्रिया की दर को पता नहीं लगा सकते। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया इसमें कोलिजन थ्योरी, और एक है ट्रांजिशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन एनर्जी थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में देखिए क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, कोलिजन मीन्स टक्कर या संघट। तो जब अणु आपस में मिलते हैं, रिएक्टेंट अभिकारक अणु जब आपस में मिलते हैं तो वे आपस में टकराते हैं, और उनके टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो अभिविन्यास कारक और एक एनर्जी फैक्टर। तो ओरिएंटेशन फैक्टर जो है या अभिविन्यास कारक, नाम से आपको पता चल रहा है कि दो अभिकारक अणुओं को अगर जुड़ना है, जैसे ए बी के साथ सी की अभिक्रिया हो रही है और प्रोडक्ट हमारा बनना है ए सी, यानी ए को सी के साथ ज्वाइन होना है, तो ए शुड बी इन फ्रंट ऑफ सी, यानी मॉलिक्यूल्स का अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए कि सी जो है वो ए के सामने हो। अगर सी बी के सामने होगा तो प्रोडक्ट हमारा सी बी बन जाएगा या बी सी बन जाएगा। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन फैक्टर इसमें काम करता है। अब जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे होते हैं, आपस में अणु टकरा रहे हैं ए के और बी के गैसेस के, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टक्कर जो होती है उसमें मॉलिक्यूल कंबाइन करके हमारा प्रोडक्ट जो वी वांट वो मिल जाए। जैसे अगर हमें एसी चाहिए तो ए और बी भी, ए और सी टकरा रहे हैं, बी और सी भी टकरा रहे हैं, तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो ए सी है, तो हमें उसमें बी सी भी मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा दैट इज ए सी। तो ये आवश्यक नहीं है कि सारी टक्करें हमें हमारा प्रोडक्ट दे दें। तो इसलिए ओरिएंटेशन फैक्टर ज़रूरी है कि जब जितना ज़्यादा ओरिएंटेशन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, हमारा प्रोडक्ट उतना ही अधिक मात्रा में बनेगा। इसी तरह देखिए दूसरा जो हमारा रीज़न है एनर्जी फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी जो है, आपको मालूम है कि हम इसमें जब हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसको हमने डेल्टा एच कहा। तो नेट एनर्जी चेंज तो इसमें डेल्टा एच से बताया जाता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनको प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो उस न्यूनतम मात्रा की जो ऊर्जा है, अगर वो है उन्हें उस टक्कर से प्राप्त होती है, तब तो वे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। अगर इन टक्करों से हमें उस न्यूनतम ऊर्जा जो उस कंपाउंड को चाहिए, उस मॉलिक्यूल्स को चाहिए, वो अगर ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमारा प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता। तो यह जो न्यूनतम मात्रा है इस अमाउंट ऊर्जा की, जिसको ग्रहण करके या जिसको गेन करके मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलते हैं, वो ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम ई एक्ट से बताते हैं। तो दो तरह के कारण मैंने आपको बताए, ओरिएंटेशन फैक्टर तो था ही, लेकिन अगर ओरिएंटेशन भी सही हो और हमें सक्रियण ऊर्जा ना मिले तो भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, रिएक्टेंट्स की सक्रियण ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल दिखाया है, देखिए एल्केन का हेलोजिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसी का एक एग्जांपल लिया है कि क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एल्केन पर रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। तो इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल है और मेथेन से हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो CH3H बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और प्रोडक्ट हमारा बनता है मेथिल फ्री रेडिकल। तो
उसमें HCl भी बन रहा है, तो HCl बॉन्ड बनने पर ऊर्जा रिलीज होती है 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो नेट एनर्जी चेंज है डेल्टा एच, वो तो हो गया प्लस किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्लस आ रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि इसकी जो सक्रियण ऊर्जा है दैट इज नॉट +1, +1 तो नेट एनर्जी चेंज है। लेकिन हमने इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो न्यूनतम मात्रा हमें देनी पड़ी थी, क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी जो मात्रा हमें देनी पड़ी वो हमें 4 किलो कैलोरीज पर मोल देनी पड़ी। तो 4 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इतनी ऊर्जा देने पर ये मॉलिक्यूल जो है वो एक ऊर्जा की उच्चतम स्टेट पे पहुंचता है, दैट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। और उस स्टेज को पार करने के बाद ही वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो कोई भी अभिकारक जब रिएक्ट करते हैं, कोई रिएक्शन जब होता है, तो सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करते हैं ये अभिकारक, और उस सक्रियण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है हमें टक्करों से। तो ये जब मॉलिक्यूल्स की टक्करों से जब ये ऊर्जा रिलीज होती है, अगर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होगी तो ये प्रोडक्ट में आसानी से बदल जाएगा। तो जितनी ज़्यादा टक्कर होंगी, जितनी फास्ट टक्कर होगी, उतनी ही कम सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ेगी और प्रोडक्ट ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताया गया है जिसमें टाइम ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये ग्राफ दिखाया गया है कि एक लोअर पोजीशन पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये 4 किलो कैलोरी ऊर्जा गेन करके एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं। इस समय इनकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जैसे ही ये उस पोजीशन पर पहुंचेंगे और ये अपना जो एनर्जी को रिलीज करके प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो ये जो 2 लेवल्स दिखाए हैं मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, उनके बीच की ऊर्जा तो डेल्टा एच होगी, जो इस रिएक्शन में +1 किलो कैलोरी पर मोल है। लेकिन उस टॉप पर पहुंचने के लिए इनको +4 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। तो इस ऊर्जा को गेन करके ही ये इस टॉप पर पहुंचे थे। तो आप ये देख रहे हैं कि दिस इज लाइक अ हिल, ये एक पहाड़ी की तरह हो गया है। इसको हम कहते हैं ऊर्जा पहाड़ी। ऊर्जा पहाड़ी, और ये जो टॉप है इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द एनर्जी हिल या एनर्जी हिल की चोटी। तो जब तक पहाड़ी के दूसरी तरफ आप नहीं पहुंच सकते, जब तक आप इस चोटी को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ऐसी तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को भी इस पहाड़ी को पार करना पड़ता है थ्रू दिस टॉप ऑफ द एनर्जी हिल। इस ऊर्जा पहाड़ी की चोटी को पार करके ही वो दूसरी साइड जा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट इसको एनर्जी हिल से माध्यम से समझाया गया है कि अभिकारक ऊर्जा ग्रहण करते हैं टक्करों से, और उस न्यूनतम मात्रा जो है ऊर्जा की, उसको गेन करने के बाद एक उच्चतम स्टेट पर पहुंचते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी इस समय, और वो ऊर्जा को रिलीज करके प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो प्रोडक्ट की ऊर्जा कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अगर ये ऊर्जा प्रोडक्ट की ऊर्जा इस रिएक्टेंट ऊर्जा के लेवल से भी नीचे चली जाती है, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि उस स्थिति में ये नेगेटिव हो जाएगी। और अभी ये प्लस है, इसलिए ये इसकी ऊर्जा जो है प्रोडक्ट्स की वो इससे कम है। तो प्लस में डेल्टा एच की वैल्यू आई है और ये एक एंडोथर्मिक अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से देखिए, ऊर्जा पहाड़ी पर क्या स्थिति होगी कि CH बॉन्ड टूटने लग जाता है और CCl बॉन्ड बनने लग जाता है। तो ऊर्जा पहाड़ी की स्टेट पे दोनों ही बॉन्ड बने होते हैं, यानी Cl मॉलिक्यूल का जो ऐसा एटम है फ्री रेडिकल वो इससे जुड़ने लगता है और H जो है वो बाहर जाने लगता है। तो मीथेन और क्लोरीन के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो ये एक संकर की तरह काम करता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और क्योंकि दिस इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, तो इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकर भी कहते हैं। और जैसे ही ये बनता है उसके बाद ये टूट जाता है, ऊर्जा छोड़ देता है और ये प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। HCl बन जाता है और CH3 जो है वो
निकल जाता है। इसमें HCl बॉन्ड बनेगा, H के साथ Cl बनेगा। थोड़ा सा प्लीज आप करेक्शन नोट करें कि CH बॉन्ड टूटेगा और HCl बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से सक्रिय संकर जो है ये दिस इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, बहुत ही उच्च ऊर्जा का होता है ये, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव होगा। तो इसलिए इसकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये बनते ही प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। तो दिस इज अबाउट ट्रांजिशन एनर्जी। इसके बारे में हम और भी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर नाउ।